हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता इतिहास के पेपर का, जो 2018 में ये पेपर हुआ था दोस्तों। तो इसी की आज हम पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये सभी उन अभ्यर्थियों के लिए हेल्पफुल रहेगा जिन्होंने प्रवक्ता इतिहास से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, और इससे आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा कि आगामी जो पेपर होगा वो आपको किस प्रकार का पेपर का लेवल देखने को मिलेगा। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा, और बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो ज़िले में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस ज़िले में स्थित है अभी? तो माउंट गोमरी या लाहौर या लरकाना या लायलपुर। तो दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो स्थित है वो कहाँ है? वो है लरकाना में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद, उपनिषद, सूत्र या महाकाव्य। तो दोस्तों, वैदिक साहित्य का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वह है ऋग्वेद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन थे? तो दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के जो सर्वशक्तिमान देवता थे वो कौन था? अग्नि, सोम, इंद्र या वरुण। तो दोस्तों, जो है इंद्र जो है ऋग्वैदिक काल के सर्वशक्तिमान देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है। तो राजत्व की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है किसमें दोस्तों? ये पाया जाता है उत्तर वैदिक साहित्य में। किसमें? उत्तर वैदिक साहित्य में पाया जाता है दोस्तों राजत्व की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिरण्य कर था। तो हिरण्य कर किस प्रकार का कर था? सेवा कर, बिक्री कर, कृषि कर या धार्मिक कर। तो दोस्तों, जो हिरण्य कर था दोस्तों किस प्रकार का कर था? ये था एक प्रकार का कृषि कर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वराह मिहिर ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। तो वराह मिहिर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अर्थशास्त्र या मृच्छकटिकम या शुक्र नीतिसार या वृहत संहिता। तो दोस्तों, वराह मिहिर ने जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था वो था वृहत संहिता। ठीक है, तो वृहत संहिता के लेखक कौन है दोस्तों? किसने ग्रंथ लिखा था? ये लिखा था वराह मिहिर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षत्रप किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे? तो क्षत्रप जो है किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे दोस्तों? ये थे शक। शक जो थे दोस्तों उनमें उनके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शासनकाल में धर्म और नैतिकता का अधिकारी कौन था? तो अशोक के शासनकाल में जो धर्म और नैतिकता के जो अधिकारी था दोस्तों वो था धर्म महामात्र। कौन था? धर्म महामात्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कादंबरी किसने लिखी थी? तो कादंबरी के लेखक कौन थे? हर्षवर्धन, कालिदास, बाणभट्ट या शीलभद्र। तो कादंबरी के लेखक दोस्तों बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर महावीर स्वामी, अरिष्टनेमी, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर था दोस्तों वो था ऋषभदेव। कौन दोस्तों? ऋषभदेव दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तीसरी बौद्ध महासभा किसके सभापतित्व में हुई थी? तो तीसरी जो बौद्ध महासभा हुई थी वो किसके सभापतित्व में हुई थी? कि कौन उसका सभापति था दोस्तों? वो था मोगली पुत्र
ज्योतिष्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? कालिदास, विशाखदत्त, कौटिल्य, पतंजलि। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं दोस्तों विशाखदत्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग राजा खारवेल की मेघवाहन वंशावली किस राजवंश से संबंधित थी? तो कलिंग राजा जो खारवेल हैं कि उनके मेघवाहन वंशावली जो है किस राजवंश से संबंधित थी दोस्तों? ये थी चेदी वंश। किससे? चेदी राजवंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त की सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो गुप्त शासक थे दोस्तों समुद्रगुप्त जो थे उनके सीमावर्ती राजाओं के साथ जो संबंध थे दोस्तों वो थे सर्वकरदान और आज्ञाकरण और प्राणामागमन उपरोक्त सभी। यानी कि यहाँ पर दोस्तों सर्वकर दान भी था और आज्ञाकरण भी था, प्राणामागमन भी था और उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कनिष्क के समय का महान विद्वान कौन था? तो कनिष्क के समय में जो महान विद्वान थे कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र या चरक। तो कनिष्क के समय का जो महान विद्वान था दोस्तों वो था अश्वघोष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज तरंगिणी इतिहास का स्रोत है। तो राज तरंगिणी इतिहास का स्रोत जो है क्या है दोस्तों? कश्मीर का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल में विष्टि शब्द प्रयुक्त होता है। तो गुप्त काल में जो विष्टि शब्द है वो प्रयुक्त होता है किसके लिए? ये होता है दोस्तों बेगार श्रम के लिए। किसके लिए दोस्तों? बेगार श्रम के लिए विष्टि शब्द का को प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों। यहाँ ऊपर बी होगा, यहाँ सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैत्रक वंशी शासकों द्वारा किस प्रमुख शिक्षा केंद्र को उदारतापूर्वक सहायता और संरक्षण दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था वल्लभी। ठीक है, तो वल्लभी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 4 अश्वमेध यज्ञ एवं सम्राट की उपाधि धारण करने वाले वाकाटक शासक निम्न में से कौन सा था? तो दोस्तों 4 अश्वमेध यज्ञ और सम्राट की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वो कौन था? वो था प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम दोस्तों 4 अश्वमेध यज्ञ और सम्राट की उपाधि धारण करने वाला शासक था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कोल्लम संवत का प्रारंभ किस दार्शनिक के सुधारों के समय में माना जाता है? तो जो कोल्लम संवत का जो प्रारंभ है वो माना जाता है दोस्तों शंकराचार्य के सुधारों के समय से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चोलकालीन स्थानीय स्वशासन और ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था कहाँ कार्यरत थी? तो चोलकालीन जो स्थानीय शासन स्वशासन और ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत जो सभा नामक संस्था थी वो कार्यरत थी दोस्तों ब्राह्मण को दान में दिए जाने वाले गांव में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। होयसलेश्वर और चेन्नाकेश्वर प्राचीन मंदिर किस होयसाल शासक के संरक्षण में बनाए गए थे? तो दोस्तों ये बनाए गए थे विष्णुवर्धन के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पाल शासक के दरबार में जावा के राजा शैलेंद्र बलपुत्र देव ने नालंदा विश्वविद्यालय में जावा के विद्यार्थियों के संबंध में एक दूत मंडल भेजा था? तो ये भेजा था दोस्तों देवपाल। देवपाल के शासनकाल में जो पाल शासक देवपाल थे के दरबार में जावा के राजा शैलेंद्र बलपुत्र देव ने नालंदा विश्वविद्यालय में जावा के विद्यार्थियों के संबंध में एक दूत मंडल भेजा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना करने वाला सेन शासक कौन था?
तो दान सागर और अद्भुत सागर नामक जो ज्योतिष ग्रंथ थे, इनकी रचना करने वाला जो सेन शासक कौन था दोस्तों? वो था बल्लाल देव। कौन था दोस्तों? बल्लाल देव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बल्लाल सेन है दोस्तों, ठीक है, बल्लाल सेन। तो कौन सेन शासक पूछा गया दोस्तों? तो बल्लाल सेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। किस राजवंश ने गुर्जर प्रतिहारों पर दबाव डालने के लिए अरबों से मित्रता की और मस्जिद और कानून बनाने के साथ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की? तो ये किया था दोस्तों राष्ट्रकूटों ने। किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मावती कथा का रचनाकार कौन था? तो पद्मावती कथा का रचनाकार कौन थे दोस्तों? वो थे दामोदर कवि। कौन थे? दामोदर कवि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। एकता व्यवस्था लागू की थी, तो एकता व्यवस्था किसने लागू की थी? तो ये की थी दोस्तों इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इल्तुतमिश ने दोस्तों एकता व्यवस्था लागू की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। वह सुल्तान जिसने स्वयं की को खलीफा घोषित किया था, तो कौन सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था दोस्तों? वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी वो कौन था? तो जिस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी दोस्तों, वो किया था सिकंदर लोदी ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये 1504 में की गई थी। 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रख दिया था? तो जब चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उनका नाम उन्होंने जो है वहाँ का नाम रख दिया था खिजराबाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? तो सिकंदर सानी की जो उपाधि धारण की थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर सिकंदर सानी का तात्पर्य है सिकंदर ए सानी, ठीक है, जिसको दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि जो धारण की थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे दूसरा सिकंदर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फारसी यात्रा अब्दुल रज्जाक किसके राज्यकाल में भारत आया था? तो जो फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक, वो किसके राज्यकाल में भारत आया था दोस्तों? आया था देवराय द्वितीय के जो है राज्यकाल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस राजा के कार्यकाल में था? तो तेलुगु साहित्य का जो क्लासिक युग था दोस्तों, वो था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सी अकबर फारसी अनुवाद है। तो सी अकबर फारसी अनुवाद किस चीज़ का है दोस्तों? तो ये है दोस्तों उपनिषदों का। तो उपनिषदों का जो है फारसी अनुवाद है सी अकबर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए मुद्रा संबंधी सुधार के पश्चात राजकीय टकसाल की वैधानिक अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अकबर द्वारा जो प्रारंभ किए जो मुद्रा संबंधी सुधार था, उसके पश्चात जो है राजकीय टकसाल का समय जो वैधानिक अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, बनाया गया था ख्वाजा अब्दुस समद को। किसे बनाया गया था? ख्वाजा अब्दुस समद को दोस्तों अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए मुद्रा संबंधी सुधार के पश्चात राजकीय टकसाल का वैधानिक अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अबुल फजल ने किस संगीतज्ञ के संदर्भ में कहा था कि उसके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ? तो किस संगीतज्ञ के संदर्भ में ये बात कही गई थी अबुल फजल के द्वारा कि उसके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ? तो वह है तानसेन। ठीक है दोस्तों,
तानसेन की विद्वता को देखते हुए, उनके गायन को देखते हुए अबुल फजल ने ये बात कही थी कि उनके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोगों में लोकप्रिय नाम मुजद्दिद ने से जाना जाने वाला सूफी संत कौन था? तो जो लोकप्रिय नाम है मुजद्दिद, इससे जाने वाला जो सूफी संत था कौन था दोस्तों? वो था शेख अहमद सरहिंद। शेख अहमद सरहिंद दोस्तों जो था, ये जो है लोगों में लोकप्रिय एक मुजद्दिद के से जाने जाने वाला सूफी संत था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य का वह क्षेत्र जो विश्व का व्यापक जो सर्वाधिक मलबरी रेशम उत्पादक क्षेत्र था वो कौन था 16 से 17वीं सदी के बीच में? तो दोस्तों वो था बंगाल। तो बंगाल जो है मलबरी रेशा उत्पादन के क्षेत्र में 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य के बीच बीच जो है सबसे सर्वाधिक रेशम उत्पादक था बंगाल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब्दार खान किस विभाग से संबंधित था? तो अब्दार खान किस विभाग से संबंधित था? तो ये था दोस्तों जल आपूर्ति विभाग से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, मुगल सैन्य विभाग में अहदीस क्या था? तो मुगल सैन्य विभाग में अहदीस था दोस्तों पैदल दस्ता या प्रशिक्षित सुरक्षा दस्ता या मंजनिक चालक इकाई या उच्च वर्गीय घुड़सवार। तो मुगल सैन्य विभाग में जो अहदीस था दोस्तों क्या था? उच्च वर्गीय घुड़सवार था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, विलियस नोरिस एक अंग्रेज राजदूत था किसके दरबार में? तो विलियस नोरिस जो अंग्रेज राजदूत था दोस्तों औरंगजेब के दरबार में था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विलियम नोरिस जो था दोस्तों वो अंग्रेज राजदूत था और ये औरंगजेब के दरबार में एक अंग्रेज राजदूत के तौर पे था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, मुहद्दिब विभाग खोलने वाला मुगल शासक कौन था? तो मुहद्दिब विभाग खोलने वाला जो मुगल शासक था दोस्तों वो था औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु कब हुई थी? तो कहाँ हुई थी? शाहजहां की जो प्रिय पत्नी थी मुमताज महल की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? वो हुई थी बुरहानपुर में। कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश में है और इनकी जो मृत्यु हुई थी मुमताज महल की जो मृत्यु हुई थी 17 जून 1631 को हुई थी। और मुमताज महल के शरीर को अस्थायी रूप से बुरहानपुर में एक चार दीवारी में दफनाया गया था दोस्तों, और जिसे जौनाबाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जौनाबाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन शाहजहां की जो प्रिय पत्नी थी मुमताज महल, तो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाया था। और ताजमहल जो है अभी कहाँ है दोस्तों? आगरा में है। तो इस आधार पर दोस्तों शाहजहां की पत्नी जो मुमताज की मृत्यु हुई थी वो बुरहानपुर में हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रजनामा फारसी अनुवाद है। तो रज़्मनामा फारसी जो ये किसका अनुवाद है दोस्तों? ये है महाभारत का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। रज़्मनामा फारसी जो अनुवाद है वो किसका है? महाभारत का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी सन 1784 में, 1784 में दोस्तों की गई थी। जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, वंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था। तो बंग भंग विरोधी जो आंदोलन हुआ था तो उस दौरान जो कार्लाइल सर्कुलर जो था वो किससे संबंधित था दोस्तों? शिक्षण संस्थाओं से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा? तो भारत का जो आर्थिक इतिहास लिखा था किसके द्वारा? ये लिखा था दोस्तों आर.सी. दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? आर.सी. दत्त के द्वारा लिखा गया था भारत का
आर्थिक इतिहास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो कौन सा भारतीय था जो इसको प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था दोस्तों? किया गया था मोहम्मद रजा खां को। मोहम्मद रजा खां को दोस्तों भारत का प्रथम जो है उप दीवान नियुक्त किया गया था मोहम्मद रजा खां को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? तो एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था दोस्तों? ये था दोस्तों बम्बई का। ठीक है, एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? तो बम्बई का गवर्नर था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो पोस्ट ऑफिस जो एक्ट था ये कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1854 में। ठीक है, 1854 ईस्वी में दोस्तों पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति निम्न में से किसने प्रारंभ की थी? तो वित्तीय विकेंद्रीकरण की जो नीति प्रारंभ की थी दोस्तों, की गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा दोस्तों वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सालबाई की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो सालबाई की जो संधि प्रारंभ हुई थी दोस्तों वो संपन्न हुई थी दोस्तों 1782 में। सालबाई की संधि संपन्न हो गई थी दोस्तों 1782 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, पोर्टो नोवो में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? तो पोर्टो नोवो में कौन पराजित हुआ था दोस्तों? ये हुआ था हैदर अली। हैदर अली दोस्तों पोर्टो नोवो में पराजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र था दोस्तों इसका प्रकाशन किसने किया था? ये किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो ये सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र है इसके संस्थापक तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, और ये 1858 में जो है इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। ये एक साप्ताहिक बंगाली अखबार था दोस्तों। कैसा था? साप्ताहिक बंगाली अखबार है दोस्तों, जिसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है प्रारंभ किया था। और ये एक प्रकार का साप्ताहिक है दोस्तों। ठीक है, साप्ताहिक बंगाली अखबार है। और कब प्रारंभ किया गया था? 1858 में, 1858 में दोस्तों इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इनके कालक्रम की हम बात करें तो सबसे पहले जो इसमें समाज आया था, सबसे पहले ब्रह्म समाज। ठीक है, तो पहले नंबर पर ब्रह्म समाज आएगा दोस्तों। उसके बाद प्रार्थना समाज। ठीक है, उसके बाद फिर आर्य समाज, और फिर जो है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस हो सकता है। सबसे पहले ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, और फिर रामकृष्ण मिशन। तो इस तरीके से इसका जो कूट बनेगा दोस्तों, थर्ड, सबसे पहले थर्ड बन सकता है, फिर फर्स्ट बनेगा, फिर फोर्थ बनेगा, और फिर सेकंड बनेगा। तो ये इसका जो है कालक्रम के अनुसार इसका व्यवस्थित रूप होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। तो अगर हम इसके कूट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो कूट बनेगा वो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र जो प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा? तो भारत नामक जो अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था दोस्तों वो किया गया था रामकृष्ण मिशन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का जो संबंध था दोस्तों बिहार से था। कहाँ से? बिहार से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, नाना साहब का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो नाना साहब का जो मूल नाम था दोस्तों वो था धुंतु पंत।
क्या था दोस्तों? धुंधु पंथ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग मिस्टेक है वह है घोड़ू चंद, ठीक है, धोड़ू चंद है दोस्तों, ठीक है, धोड़ू पंत क्या नाम है दोस्तों? नाना साहिब के मूल नाम जो है धोड़ू पंत है। और ये इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 19 मई 1824 में, और इनके पिताजी नारायण भट्ट और माता गंगाबाई। अगर इनको जो है एक दत्तक पुत्र के रूप में, और 1857 के विद्रोह में इनकी भूमिका जो थी, इन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था दोस्तों। तो ये नाना साहब का जो है मेन परिचय है। इनका जो मूल नाम था वो क्या था दोस्तों? वो था धोड़ू पंत, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर धुंधु पंत आया है दोस्तों। तो आप पेपर के हिसाब से इसमें करेक्शन देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था दोस्तों भारत के अंतर्गत, वो था अडयार में। दोस्तों जो अडयार है दोस्तों, ये मद्रास यानी कि जिसको आप चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तो चेन्नई मद्रास यानी कि चेन्नई के पास अडयार में इसको थियोसॉफिकल सोसाइटी को स्थापित किया गया था। और ये किया गया था दोस्तों 1882 में, 1882 में जो है मद्रास यानी कि जिसको आप चेन्नई के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर अडयार में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बंगाल विभाजन कब समाप्त हुआ? तो बंगाल विभाजन कब समाप्त हुआ था दोस्तों? 1911 में। 1911 ईस्वी में दोस्तों बंगाल विभाजन समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था अप्रैल 1915 में। कब हुआ था? अप्रैल 1915 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी दोस्तों, तो इन्होंने इसका परित्याग कब किया था? जलियांवाला बाग के नरसंहार के पश्चात। जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था तो उसके पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि देना प्रारंभ किया था? तो कौन सा ऐसे वायसराय थे दोस्तों जिन्होंने राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ देना प्रारंभ किया? तो ये थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने दोस्तों राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ देना प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल वायसराय इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था? तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था, अर्थात कौन वायसराय था दोस्तों इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था? वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन दोस्तों ऐसा वायसराय था जो पुरातत्व का एक अच्छा खासा विद्वान था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक कूट से संबंधित है। फिर से निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले जो आया था वो क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। तो क्रिप्स मिशन सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद जो हुआ था दोस्तों वेबेल योजना की घोषणा हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सेकंड जगह पर आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों हुआ था फिर कैबिनेट मिशन योजना का की घोषणा हुई थी। तो थर्ड आ जाएगा इसमें। और उसके बाद जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका मुस्लिम लीग का सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हुआ था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या होगा कि सबसे पहले क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था, और फिर बेबेल योजना की घोषणा हुई थी, और फिर हुआ था कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा, और फिर हुआ था दोस्तों मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस। तो दोस्तों ये इस तरीके से इनको व्यवस्थित किया जाएगा कालक्रम के अनुसार। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो कूट में जो इसमें आया है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जो क्रांतिकारी संगठन है अभिनव भारत, वो कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था महाराष्ट्र में। कहाँ किया था? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्रांतिकारी संगठन था जिसको अभिनव भारत का नाम दिया गया था, और ये जो है सबसे पहले महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सुभाष चंद्र बोस ने चलो दिल्ली का आह्वान कहाँ से किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का जो आह्वान किया था दोस्तों, सिंगापुर से किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था? तो जो निकोबार द्वीप है दोस्तों, उसको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था स्वराज। क्या कहा था दोस्तों? स्वराज की उपाधि दी थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वर्तमान में जो है, जो रॉस द्वीप है दोस्तों, उसको जो है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है रॉस द्वीप, जिसको अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रॉस द्वीप जो है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, आप देखें इसको समझ लीजिए। जो रॉस द्वीप है दोस्तों, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही एक हिस्सा है, एक द्वीप है, और इसका नाम बदलकर दोस्तों अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। तो ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो वह है दोस्तों रॉस द्वीप। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, रॉस द्वीप दोस्तों, इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों? वो था विलियम वेडरबर्न ने दोस्तों 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, इंडिया होम रूल सोसाइटी एक क्रांतिकारी सोसाइटी का गठन भारत के बाहर किसने किया था? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी जो क्रांतिकारी सोसाइटी थी दोस्तों, इसका जो गठन भारत से बाहर किसने किया था? वो किया था दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 12 मार्च 1930 को। तो 12 मार्च 1930 को दोस्तों ये जो है गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। इस दांडी मार्च को जो है साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी दोस्तों, और जिसका उद्देश्य ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विद्रोह करना था दोस्तों। ठीक है, विद्रोह करना नहीं था दोस्तों, विद्रोह यहाँ पर विरोध करना था। जो ब्रिटिश नमक एकाधिकार था दोस्तों, उसके खिलाफ अहिंसक विरोध करना था इसका, और ये जो है साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था, और 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। और ये यात्रा दोस्तों 24 दिन की चली थी। गांधी जी ने 6 अप्रैल को दांडी तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था, और यही जो है दांडी यात्रा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। ठीक है, इस यात्रा में जो शामिल लोग थे दोस्तों, टोटल 78 यात्री थे, 78। और इस यात्रा की जो दूरी थी, जो डिस्टेंस थी 390 किलोमीटर, यानी कि 240 मील की यात्रा इसमें की गई थी दोस्तों। क्योंकि ये जो है इससे संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए ये आपको इसका डिटेल बता दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? तो वो नहीं थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी दोस्तों ये उग्रवादी नेता नहीं थे। बाकी लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी नेता के रूप में थे, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिया, यानी कि शहीद हो गए। ठीक है दोस्तों, लेकिन दादा भाई नौरोजी जो है एक शांत दल के नेता थे। ये दोस्तों एक बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री और कपास के व्यापारी थे, और आरंभिक राजनीति और सामाजिक नेता के तौर पे दादा भाई नौरोजी दोस्तों देश की सेवा कर रहे थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो दोस्तों जो गदर पार्टी का मुख्यालय बनाया गया था वो सैन फ्रांसिस्को में बनाया था। सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों गदर पार्टी का मुख्यालय बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ जिन 2 अन्य क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, उनका क्या नाम था दोस्तों?
तो 23 मार्च 1931 को दोस्तों जो है 2 क्रांतिकारी जो भगत सिंह के साथ शहीद हुए थे, जिनको फांसी दी गई थी दोस्तों, वो थे राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिनकी याद में दोस्तों 23 मार्च को ही जो है इनका दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस। ठीक है, क्रांतिकारी दिवस के तौर पे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कब स्थापित किया गया था? ठीक है, तो आरएसएस कब स्थापित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 1925 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह जो नेतृत्व किया गया था वो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन भारत का विस्मार्क कहलाता है? तो भारत का विस्मार्क कौन कहलाता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का विस्मार्क के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों लौह पुरुष के रूप में भी के नाम से भी जाना जाता है। और स्वतंत्रता के बाद भारत में एकजुट करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों, जिस कारण से उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, पुनर्जागरण काल का वैज्ञानिक जिसने बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, क्या नाम था? तो दोस्तों पुनर्जागरण काल के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो उनका नाम था केपलर। तो केपलर ने जो है, इसलिए केपलर के ग्रहों संबंधी नियम चलते हैं दोस्तों अभी भी साइंस के अंदर, फिजिक्स में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था दोस्तों? तो मोनालिसा का चित्रकार था दोस्तों लियोनार्डो द विंसी। लियोनार्डो द विंसी जो है मोनालिसा के चित्रकार था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, लास्ट जजमेंट नामक चित्र निम्न में से किसकी कृति है? तो लास्ट जजमेंट नामक जो चित्र है वो किसकी कृति है दोस्तों? वो है माइकल एंजेलो की कृति है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि थी। तो जो यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की जो अवधि थी वो कौन सी थी दोस्तों? सन 1618 से 1648, 1618 से लेके 1648 तक 30 वर्षीय युद्ध चला था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, चार्टिस्ट आंदोलन किस वर्ष पर समाप्त हुआ था? तो दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वो 1848 में दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन जो है समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, लुई सोल्वे ने एस्टेटस जनरल का अधिवेशन कब आहूत किया था? तो ये जो किया गया था दोस्तों 5 मई 1789, 5 मई 1789 ईस्वी को जो है लुई सोल्वे ने एस्टेटस जनरल का अधिवेशन आहूत किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न है, आतंक का राज्य का संबंध है। तो आतंक के राज्य का संबंध किससे है? फ्रांस से, जर्मनी, रूस या स्पेन से? तो दोस्तों ये है फ्रांस से। तो किससे है दोस्तों? फ्रांस से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक समझौता किसने लिखी थी? तो सामाजिक समझौता के लेखक कौन थे दोस्तों? ये थे रूसो। रूसो दोस्तों सामाजिक समझौता के लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सेडान का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो सेडान का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सेडान का युद्ध जो है फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेपोलियन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो नेपोलियन के संबंध में अगर बात करें तो सम्राट बनना 13 जुलाई 1802 ये गलत है। बाकी इनका जन्म जो है नेपोलियन का 15 अगस्त 1769 में हुआ था। साथ ही दोस्तों जोसेफिन से विवाह जो है मार्च 1796 में हुआ था। और वाटरलू का युद्ध जो है 18 जून 1815 हुआ था। ये तीनों सही हैं दोस्तों। तो इसमें जो गलत कथन है वो सम्राट बनने वाला कथन है। ये 13 जुलाई 1802 को नहीं बना था। नेपोलियन दोस्तों
1804 में सम्राट बना था, फ्रांस का सम्राट बना था, और 1804 से लेकर 1814 तक, और फिर 1815 में कुछ समय के लिए सम्राट ये रहा था। ठीक है, तो 18 मई 1804 को नेपोलियन जो है खुद जो है वहाँ पर सम्राट बना था फ्रांस का दोस्तों। ठीक है, फ्रांस का सम्राट कब बना था? 18 मई। ठीक है, 18 मई 1804, 1804। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, द्वितीय बल्कन युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय बल्कन युद्ध हुआ था दोस्तों जून 1913 में। कब हुआ था? जून 1913 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री था दोस्तों वो लॉयड जॉर्ज। ठीक है, लॉयड जॉर्ज जो दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों के साथ नहीं था? तो प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों के अधीन नहीं था दोस्तों? वो था इटली। इटली दोस्तों केंद्रीय शक्तियों के साथ नहीं था। बाकी अन्य जर्मनी, बुल्गारिया और तुर्की दोस्तों ये केंद्रीय शक्तियों के साथ थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तिथि को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है जर्मनी के विरुद्ध जो घोषणा की थी दोस्तों वो 6 अप्रैल 1917 को की थी। 6 अप्रैल 1917। ठीक है दोस्तों, 6 अप्रैल 1917 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, 1917 के क्रांति द्वारा रूस में किस वंश के अपदस्थ किया गया था? तो दोस्तों वो था रोमनोव। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, अफीम युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? तो अफीम युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था चीन और इंग्लैंड के मध्य। किसके बीच? चीन और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। इन युद्धों की अगर बात करें दोस्तों, अफीम युद्ध है चीन और जो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के मध्य हुआ था दोस्तों। और ये जो है पहला युद्ध 1839 से 1842 तक चला था, और दूसरा युद्ध जो है 1856 से लेके 1860 तक चला था। ठीक है, और इसका कारण क्या था कि अफीम के तस्करी और व्यापार को लेकर ये युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है, और ये हुआ था चीन और ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के मध्य हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, महान आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 से प्रारंभ हुई, इस तिथि को क्या कहा जाता है? तो महान जो आर्थिक मंदी हुई थी 24 अक्टूबर 1929 में, तो ये इस तिथि को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है काला बृहस्पतिवार। क्या कहा जाता है? काला बृहस्पतिवार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, इस आक्रमण की तिथि क्या थी दोस्तों? तो हिटलर ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया था तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था दोस्तों। तो इस आक्रमण की तिथि क्या थी? ये थी 1 सितंबर 1939। तो 1 सितंबर 1939 को दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, और ये हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण के कारण प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर 2 एटम बम गिराए थे, उनका क्या नाम था? तो दोस्तों जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था, उसका क्या नाम था दोस्तों? वो था लिटिल बॉय। क्या था दोस्तों? लिटिल बॉय के नाम से उस बम का नाम था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कुओमिंतांग पार्टी का संगठक कौन था? तो कुओमिंतांग पार्टी का जो संगठक था दोस्तों वो था सनातन सेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सनातन सेन दोस्तों कुओमिंतांग पार्टी का संगठन था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, बेस्तिल का पतन कब हुआ था? तो बेस्तिल का पतन हुआ था दोस्तों 14 अगस्त 1789 को बेस्तिल का पतन हुआ था। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका किस दिन अस्तित्व में आया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों एक स्वतंत्र राज्य के रूप में 4 जुलाई 1776 ईस्वी को जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस से ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी की जो घटना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी सन 1773 ईस्वी में। तो सन 1773 ईस्वी में दोस्तों ये बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। इस घटना के दौरान अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय को बोस्टन हार्वर्ड में फेंककर दोस्तों ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध का प्रदर्शन किया था। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था दोस्तों, 1773 में ब्रिटिश संसद ने जब चाय अधिनियम पारित किया, तो जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय बेचने के लिए करों में छूट मिलने लगी। और उससे क्या हुआ कि उपनिवेशियों ने विरोध किया, तो उन्होंने अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने इस अधिनियम का विरोध किया। और क्योंकि उन्हें लगा कि इससे ब्रिटिश सरकार उन पर क्या कर रही है, कर लगा रही है, ठीक है। और जबकि उन्हें ब्रिटिश संसद में कोई ऐसे प्रतिनिधित्व तो नहीं था, तो इसलिए जो है उन्होंने क्या किया दोस्तों, 16 दिसंबर 1773 को जो उपनिवेशवादी थे, ठीक है, उन्होंने बोस्टन हार्बर में खड़े 3 जहाज़ों पर चढ़कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय की 342 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया था दोस्तों, ठीक है। इस घटना से क्या हुआ कि अमेरिकी क्रांति की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण कदम थी, ठीक है, अमेरिकी क्रांति हो गई, जिससे ब्रिटिश सरकार और अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच तनाव बढ़ गया था। और इस आधार पर जो है ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन टी पार्टी के जवाब में बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया और असहनीय अधिनियम पारित किया, जिससे अमेरिकी उपनिवेशों में और अधिक असंतोष फैल गया था। बोस्टन टी पार्टी की घटना ने अमेरिकी क्रांति को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका को ब्रिटिश शासन से क्या हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। साथ ही जो है इसका वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।